मनीषा को दिल की बीमारी थी और उसकी एक अपाहिज बेटी जिसकी फिक्र उसे सताए जा रही थी। एक दिन बेटी का रिश्ता आया तो मनीषा ने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। शादी के बाद अंजलि के ससुराल वाले उससे भीख मंगवाने लगे और कुछ पैसे मनीषा को भी भेज देते ताकि उसे लगे उसकी बेटी खुशहाल है। एक दिन पड़ोसन ने मनीषा से कहा कि तुम्हारी बेटी मर जाएगी, जाकर उसे बचा लो। मनीषा भागती हुई बेटी की ससुराल पहुंच गई। सामने बेटी की लाश पड़ी थी। जब मनीषा ने कपड़ा हटाया तो उसकी ज़ोरदार चीख से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और वो सुबह सवेरे ही घर से सरकारी अस्पताल के लिए निकल आई थी। 2 घंटे से लगातार लाइन में खड़ी थी ताकि अपनी बारी आने पर डॉक्टर से दवा ले सके। बार बार वापस मुड़कर मनीषा अपनी बेटी को भी देख रही थी, जो उसे कुछ दूर लाइन के साथ अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो उसे वहां पर देखकर एक गहरी सांस लिया करती और एक बार फिर लाइन की तरफ देखने लगती। उससे आगे अभी 15 औरतें और भी थीं। खड़े होकर तो अब उसे चक्कर आने लगे थे। दिल में चुभन तो बढ़ती ही चली जा रही थी। अब तो उसका सांस फूलने लगा था। प्यास की वजह से हलक सूख रहा था। एक तो लोगों का शोर और ये भीड़ उसकी सांसें और फुला रही थी। उसने वापस पलटकर एक नज़र देखा तो उसकी बेटी उससे कोसों दूर बैठी थी। उसके पास ही पानी का बोतल मौजूद था, मगर वो अपनी बेटी से पानी कैसे मांगती? वो तो टांगों से ही अपाहिज थी और इतनी भीड़ में व्हील चेयर चलाकर वो यहाँ तक कैसे पहुँचती? ना जाने नंबर आने में कितनी देर थी। ये गर्मी की शिद्दत और दिल में उठती दर्द की तकलीफ़ अब उससे और खड़ा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसका नंबर आया और वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने नॉर्मल सा चेकअप करने के बाद वो दवाइयाँ लिख दी जो कि हॉस्पिटल से मिलती ही नहीं थी। जब उसने हॉस्पिटल के काउंटर पर पर्ची दिखाई तो कहा गया कि ये दवा हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं है, आप बाहर मेडिकल से जाकर ले लीजिए। मनीषा ने गहरी सांस ली और सीने पर हाथ मसलती हुई बेटी की व्हील चेयर लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। उसने अपने बटुए में झांक कर देखा तो वहाँ पर सिर्फ 500 रुपये ही मौजूद थे, जो कि आने और जाने के किराए के लिए वो लेकर आई थी। उसने वो 500 रुपये निकाले और बच्ची को क्लिनिक के पास ही बाहर खड़ा कर दिया, क्योंकि आगे सीढ़ियाँ थी। उसने बच्ची को वहीं छोड़ा और ख़ास हिदायत दी कि घबराना मत, मैं बस दवाई लेकर आ रही हूँ। अंजलि ने भी हाँ में सर हिला दिया। मनीषा ने जब दवाई की पर्ची मेडिकल पर दिखाई तो बताया गया कि ये सारी दवाई तो 3000 रुपये की बनती है। मनीषा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके बटुए में तो मुश्किल से 500 रुपये ही थे। तभी याद आया कि घर में आटा भी ख़त्म हो चुका है, मगर उसने इन पैसों से कुछ दवाई ले भी ली तो अंजलि क्या खाएगी। उसने फ़ौरन मेडिकल पर मौजूद लड़के से कहा कि बेटा कोई सस्ती सी दिल की दर्द की दवा दे दो। उसने एक सस्ती सी गोलियों का पत्ता लिया और बाकी दवा यूं ही छोड़कर बाहर निकल आई। अंजलि ने जब मम्मी को खाली हाथ देखा तो कहने लगी कि मम्मी, डॉक्टर ने तो पर्ची भर के तुम्हें दवा दी थी, दवाई कहाँ है? तो मनीषा मुस्कुराकर बोली, ये सरकारी हॉस्पिटल तो सिर्फ नाम के ही है बेटी, वो सारी दवाई इतनी महंगी है कि मेरी जेब में इतने पैसे ही नहीं हैं। वैसे भी अभी चलकर वापस जाऊंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मनीषा दर्द के मारे बच्ची को लिए घर चली आई। वो 500 रुपये भी उसे किसी ने गरीब समझकर दिए थे, जो उसने संभाल कर रखे थे कि मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे। इस कदर परेशानियां उसके दिल ने झेली थी कि वो दिल की मरीज़ बन चुकी थी। पति के मरने के बाद तो जैसे दुख और दर्द उसकी किस्मत में लिखे जा चुके थे। जब तक वो ज़िंदा था सारा खर्चा पूरा किया करता था, किसी भी किस्म की कमी अपनी पत्नी और बेटी को नहीं आने दी थी। मगर एक दिन अचानक सड़क क्रॉस करते हुए मनीषा के पति का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उसके 1 महीने बाद सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और अब अपना खर्च चलाने के लिए मजबूरन मनीषा को घर से बाहर निकलना पड़ा। उसने पड़ोसी के दरवाजे खटखटाए, लोगों से मदद मांगी, मगर कोई कितनी मदद करता। 1-2 दिन तक तो लोगों ने उसे आटा और सब्ज़ी दे दिया, मगर जब देखा कि मनीषा रोज़ हमारे दरवाजे पर आकर रोटी और सब्ज़ी मांगती है तो उन्होंने उसका घर के अंदर आना ही बंद कर दिया और कहने लगे कि हम अपने खर्चे पूरे करें या तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के पेट भरने का इंतज़ाम करें।
बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढ लो और दोबारा हमारे दरवाजे पर मत आना। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। बेचारी मनीषा ने जब लोगों के मुंह से ये सुना तो एक ठंडी सांस लेकर वापस आ गई। घर में वो और उसकी 17 साल की बेटी अंजलि ही रहते थे। अंजलि भी पैदाइशी अपाहिज पैदा हुई थी। जब तक छोटी रही वो उसे गोद में उठाकर फिरती रहती। डॉक्टर ने कहा था कि छोटी उम्र में ही अगर उसका इलाज करवा दिया जाए तो उसका पैर ठीक हो जाएगा। मगर मनीषा और उसके पति के पास इतने पैसे ही नहीं थे जो अपनी बच्ची का इलाज करवाकर उसकी टांगों को ठीक करवा सकते। अब तो वो 17 साल की हो चुकी थी। बाप ने तो थोड़े बहुत पैसे जमा करके अंजलि के लिए एक व्हील चेयर खरीद ली थी, जिस पर बैठकर वो थोड़ा बहुत माँ के काम में हाथ बटा दिया करती थी। बाकी चलना तो उसके लिए दुर्भर था। मनीषा ने जब देखा कि लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो मजबूरन उसने बड़े घरों में जाकर नौकरी मांगना शुरू कर दी। मगर कोई भी उसे नौकरी नहीं देता था। सभी को मनीषा जैसी बड़ी उम्र की औरत काम के लिए चाहिए ही नहीं थी। आखिर एक घर में जाकर मनीषा ने कुछ मिन्नतें की और रोकर बताया कि मेरे साथ मेरी अपाहिज बच्ची है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे नौकरी दे दीजिए ताकि मैं अपनी बच्ची के लिए 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम ही कर सकूं। तो उस पर तरस खाकर मालकिन ने उसे काम के लिए रख लिया। मनीषा झाड़ू लगा ही रही थी कि उसका सांस फूलने लगा। वो हाँफने लगी, बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर पसीना साफ करके झाड़ू लगाती। उसे तो यही समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। मालकिन ये सारा मंजर देख रही थी। तभी मनीषा काम वहीं छोड़कर वापस मालकिन के पास आई और आकर कहने लगी कि बेबी जी, मुझे आधे घंटे की छुट्टी दे सकती हो? मैं ज़रा घर का चक्कर लगाकर आती हूँ। मालकिन ने जब ये सुना तो माथे पर तेवड़ी चढ़ाकर कहने लगी कि क्यों, घर जाकर क्या करोगी? रोज़ घर पर ही तो रहती हो, यहाँ तुझे काम के लिए रखा गया है। तो मनीषा फ़ौरन रोकर कहने लगी कि बेबी जी, मेरी जवान बच्ची घर में अकेली रहती है, वो चल फिर भी नहीं सकती है, व्हील चेयर पर बैठी रहती है, उसका खाना पीना मैं ही उसको देती हूँ, इसलिए ज़रा घर का चक्कर लगा लूँ। मेरी बच्ची घर में ठीक तो है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, बस इतना देख लूँ तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। मालकिन ने जब ये सुना तो फ़ौरन उससे कहने लगी, ये क्या बात हुई? क्या तुम हर 1 घंटे बाद यही कहोगी कि मुझे घर का चक्कर लगाना है? ऐसे तो तुम्हारा काम नहीं चल सकेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो सुबह से शाम तक यहीं रहकर काम करना होगा, वरना निकल जाओ मेरे घर से। मनीषा ने जब ये मालकिन की बात सुनी तो मजबूरन वहीं रुकना पड़ा। सारा दिन काम किया, मालकिन और उनके बच्चों के लिए खाना भी बनाया। जब रात हुई तो बचा हुआ खाना मालकिन देकर बोली, ये ले जाओ, सुबह जल्दी आ जाना। मनीषा खुश थी, दौड़ी दौड़ी घर आई तो अंजलि को आवाज़ देने लगी। अंजलि का जवाब ना पाकर फिक्रमंद से उसे ढूंढने लगी। जब किचन में आई तो अंजलि फर्श पर औंधे मुंह बेहोश पड़ी थी। किचन में पानी पीने की खातिर आई थी। जब गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो ऊंचे शेल्फर पर रखा हुआ था। गिलास को पकड़ने की चक्कर में वो व्हील चेयर से गिरी थी। शेल्फर का कोना उसके माथे पर लग चुका था। वो बेहोश हो चुकी थी। जब मनीषा उसे मुश्किल से उठाकर बिस्तर तक लाई, पानी के छींटे मारे तो अंजलि को होश आया। मनीषा को अपनी बच्ची की फिक्र सताए जा रही थी। वो यही चाहती थी कि जल्द से जल्द अपनी बच्ची की शादी कर दे ताकि वो बेफिक्र होकर अपनी मौत मर सके। वो तो इतनी तकलीफ़ और परेशानी इसीलिए झेल रही थी कि उस पर एक बच्ची की भी जिम्मेदारी है। अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी बच्ची कहाँ जाएगी? वो तो इस भरी दुनिया में अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी तो बेहद खूबसूरत थी, मगर वो अपाहिज थी। वो तो खुद से चलकर कोई काम भी नहीं कर सकती थी। वो बोलचाल में भी अच्छी थी और खूबसूरत थी। जो भी एक दफ़ा अंजलि को देखता उसे देखता ही रह जाता। मगर जब उसे ये पता चलता कि अंजलि अपाहिज है तो बस एक ठंडी सांस लेकर रह जाता। एक दिन मनीषा ने रिश्ते वाली को अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने को कहा। रिश्ते वाली औरत हल्का सा मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि आजकल बड़ी बड़ी खूबसूरत और अमीर लड़कियों को रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। उन्हें कोई ब्याह कर अपने घर की इज्जत बनाना नहीं चाहता, और तुम अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने को मुझसे कह रही हो, जो अपाहिज होने के साथ साथ गरीब और अनपढ़ भी है। मनीषा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी कि मधु दीदी,
तुम तो अब मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम भी तो बेटी वाली हो, मेरी मुश्किल को समझो। अभी भी दुनिया में कोई अच्छे इंसान होंगे जो मेरी अंजलि को ब्याह कर अपने घर ले जाएंगे। रिश्ते वाली खाला ने फ़ौरन कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता ज़रूर ढूंढूंगी। ये तो कोई अच्छा इंसान ही होगा जो तुम्हारी बेटी को बगैर दहेज के अपने साथ ले जाएगा। ऐसा कहती हुई रिश्ते वाली खाला उस घर से चली गई, जबकि मनीषा झोली फैलाए यही दुआ करती रह गई कि कोई अच्छा सा लड़का मेरी बेटी को अपने साथ रुखसत करके ले जाए। कुछ दिन ही गुजरे थे कि रिश्ते वाली खाला एक रिश्ता लेकर आई। उन्हें अंजलि के अपाहिज के बारे में बताया था, मगर इसके बावजूद वो उसे अपनी बहू बनाने को तैयार थे। उस दिन तो मनीषा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने एक अच्छा सा जोड़ा पहनाकर अंजलि को तैयार कर दिया और व्हील चेयर पर बैठा दिया। जब रिश्ते वाले आए तो मनीषा उनके कदमों के नीचे अपनी पलकें बिछा रही थी। वो एक औरत और एक मर्द थे जो कि अंजलि के होने वाले सास और ससुर थे। उन्होंने जब अंजलि को देखा तो उसकी तारीफ़ें करने लगे। बोले कि बड़ी ही खूबसूरत बच्ची है, हम तो इसे अपनी बहू बनाना चाहेंगे। आपकी बेटी हमारे घर राज करेगी राज। मनीषा ने जब ये सुना तो खुश हो गई। तभी कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को दहेज के नाम पर सिर्फ दुआ ही दे सकती हूँ, उसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो वो लोग कहने लगे कि फ़िक्र ही मत करो, हम आपकी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस आप हमें अपनी अंजलि दे दो। रिश्ता पक्का हुआ तो मनीषा ने देर ही ना लगाई, अगले ही हफ्ते सिंपल से शादी करके अपनी बच्ची को दूसरे शहर रुखसत करके भेज दिया। अंजलि भी बड़ी खुश थी। उसका पति उससे 7-8 साल ही बड़ा था। वो भी बड़ी चाहत से अंजलि को ले गया और मनीषा पीछे अकेली रह गई। यही दुआ करती कि उसकी बच्ची हमेशा खुश रहे। कई बार तो उसका दामाद उससे आकर कहता कि आंटी, आप भी हमारे साथ शहर चलिए और वहीं हमारे साथ ही रहिए, मगर मनीषा मना कर देती कि हमारे यहाँ बेटी के ससुराल में रहने का रिवाज नहीं है, मैं यहीं रहकर काम करूंगी और अपना पेट पालूंगी। वहीं मनीषा का दामाद कहने लगा कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने मैं आपको इतने पैसे भेज दिया करूंगा जो आपकी ज़रूरत को पूरा करता रहेगा। मनीषा तो खुश थी और दामाद को ढेरों दुआएं देने लगी और यही दुआ करने लगी कि ऊपर वाला तुम्हें ढेरों खुशियां नसीब करे और तुम जैसा दामाद हर सास को दे। इस बात से अनजान कि उसकी बच्ची के साथ क्या क्या क़यामत टूटने वाली है। अंजलि की शादी के बाद एक बार भी मायके वापस नहीं आई थी। 3-4 बार सिर्फ अंजलि का पति ही अपनी सास का हाल चाल पूछने के लिए आया था। मनीषा हर बार कहती कि बेटा साथ में अंजलि को भी लेकर आते तो वो मुझसे भी मिल लेती, कितने दिन हो गए उसका चेहरा नहीं देखी हूँ, मेरी बेटी खुश तो है ना। हर बार अंजलि का पति यही कहता कि वो तो वहाँ पर राज कर रही है राज, उसके आगे पीछे 10-10 नौकर खड़े रहते हैं, वो जिस चीज़ को भी हुक्म दे वो उसका हुक्म पूरा करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं। आपकी बेटी तो वहाँ बड़ी खुश है। अभी भी जब मैं आपसे मिलने के लिए आने लगा तो वो एसी वाले कमरे में सो रही थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहा हूँ, तो कहने लगी कि मम्मी को कहना कि मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत गर्मी है, अगर मौसम अच्छा होता तो ज़रूर मम्मी से मिलने जाती। आपकी बेटी से तो अब गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, इसलिए मैं ही आपसे मिलने चला आता हूँ। मनीषा जब ये सुनती तो खुशी के मारे हंसने लगती। मेरी बच्ची को ऊपर वाला हमेशा खुश रखे, तुम बस उसका यूं ही ख्याल रखते रहना, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। उसका दामाद मीठी बातें करने के बाद वापस चला जाता। मनीषा भी खुश थी। दिल बहलाने के लिए उसने मालकिन के यहाँ नौकरी कर रखी थी और खुश होकर मालकिन को बताती कि मेरी बेटी तो बड़े अमीर घर की बहू बन गई है, उसके आगे तो 10-10 नौकर घूमते हैं। मैं तो निहाल हो गई, अब तो मौत भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं। अंजलि तो अपने ससुराल में जाकर ऐश कर रही है। 2 साल यूं ही गुजर गए, मगर अंजलि सिर्फ 2 साल से 3 बार ही मम्मी से फ़ोन पर बात कर पाई थी। जब वो उस घर से रुखसत हुई थी तभी आखिरी बार मनीषा ने उसका चेहरा देखा था। हर महीने पैसे आ जाया करते, मगर अब ना तो अंजलि का पति आता था और ना ही अंजलि ने कभी पलट कर देखा था। अक्सर मनीषा जब बेचैन हो जाती तो रोने लगती और रो रो कर कहती कि मेरी बेटी तू मुझे भूल ही गई है, काश वो अपनी मम्मी को याद रख सकती, मेरा तो उसके सिवा था ही क्या, पति तो पहले ही मर गया और बेटी भी ससुराल जाकर भूल गई।
एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना खुद ही जाकर अपनी बेटी का हाल चाल पूछ लूँ। उसने अभी ये सोचा ही था कि तभी मोहल्ले की एक औरत हाँफते हुए उसके घर में दाखिल हुई। वो बुरी तरह बौखलाई हुई थी। मनीषा से कहने लगी कि क्या हुआ, खैरियत तो है? तुम इस तरह हाँफ क्यों रही हो? वो बौखलाए हुए अंदाज में कहने लगी कि तुमने अपनी बेटी को किन हैवानों के यहाँ ब्याह दिया है? तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी का क्या हाल हो रहा है। जब मनीषा ने ये सुना तो मारे हैरत के पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ है अंजलि को, और तुम कहाँ से आ रही हो? वो औरत कहने लगी कि जल्दी जाओ और अपनी बेटी को ससुराल से लेकर आओ। मैं तो उसे जिस हालत में देख कर आई हूँ, मेरा तो सांस रुक रहा है। मनीषा के तो हाथ पांव फूलने लगे थे। दिल में दर्द की तकलीफ़ तेज़ी से उठ रही थी। उसने फ़ौरन घर को ताला लगाया और बेटी के ससुराल जाने के लिए निकल गई। उसे तो ये भी पता नहीं था कि बेटी का ससुराल है कहाँ। वो बेटी के पुराने ससुराल तक पहुंची तो वहां से खबर मिली कि वो लोग तो कब का ये घर छोड़कर जा चुके हैं। जब कुछ लोगों से पूछा तो नए घर का पता भी मिल गया। वो भागती हुई जब नए घर पर पहुंची तो क्या देखा कि लोगों की भीड़ जमा है। वो मरे मरे कदमों के साथ अंदर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी अंजलि कहाँ है। उस वक्त उसका दामाद सामने ही सर झुकाए खड़ा था। जब उसने मनीषा को देखा तो उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। अपनी मम्मी पापा की तरफ देखने लगा। सामने ही चारपाई पर सफ़ेद चादर में लपेटा हुआ एक जिस्म पड़ा था। कहने लगे अंजलि ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। जैसे ही मनीषा ने उस चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि ये तो उसकी बेटी अंजलि ही थी। बेटी का मरा हुआ चेहरा देखकर मनीषा ये बर्दाश्त न कर सकी और एक चीख मारकर बेहोश हो गई। मोहल्ले वाले वहां इकट्ठे थे। मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया गया। मनीषा ने जब एक बार फिर अपनी बेटी का चेहरा देखा तो रोने लगी। उसके चेहरे पर जगह जगह निशान थे, कई जख्म थे जिनके दाग वक्त के साथ साथ गहरे हो चुके थे। गाल पर इतना गहरा जख्म था कि वहां पर टाँके लगे हुए थे। उसका जिस्म पूरा जख्मी था। वो बौखलाए हुए अंदाज में अपने दामाद और उसकी सास का गिरेबान पकड़कर पूछ रही थी कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्या किया है तुम जालिमों ने मेरी बच्ची के साथ? ये हालत आखिर इसकी कैसे हो गई? मैंने तो सही सलामत तुम लोगों को सौंपी थी। अंजलि इस घर में कभी खुश ही नहीं थी। पहले ही दिन जब उसने इस घर में कदम रखा था, उसकी सास ने फ़ौरन उसे उसकी असली औकात दिखाना शुरू कर दी थी। वो लोग तो सभी अय्याश पसंद और लालची थे। उन्होंने अंजलि को अगले ही दिन से सड़क पर बैठाकर भीख मंगवाना शुरू कर दिया। अंजलि रोती रही, मना करती रही, मगर किसी ने भी उसकी ये बात ना सुनी। उसका पति रोज़ाना जाता और अंजलि को जाकर सड़क पर बैठा आता। शाम तक उसे जितने भी पैसे मिलते वो उसे लेकर घर आ जाता। शुरू में उसे भीख बहुत कम मिला करता था तो उसके पति ने बेचारी अपाहिज अंजलि पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो अंजलि को मारता रहा, इतना मारा कि बेचारी के चेहरे पर जख्म हो गए। उसके हसीन रेशम बाल काट दिए गए और चेहरे पर गर्म पानी डालकर जला दिया, जिससे कोई दुखियारी और दर्द की मारी लगे। ऐसा करने के बाद वो एक बार फिर उसे जाकर सड़क के किनारे बैठा आता। लोग उसकी हालत देखकर तरस खाते और इलाज के लिए पैसे दे देते। उन पैसों से वो लोग खूब ऐश करते रहे, जबकि अंजलि को सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता। अंजलि ने कई बार कोशिश की कि वो यहाँ से भागकर कहीं चली जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसका पति उस पर हर वक्त नज़र रखे हुआ होता था। वो रो रो कर अपनी मम्मी को आवाज़ देती रहती, मगर उसकी मम्मी तो उन सब से बेखबर थी कि उसकी बेटी अपने घर में हंसी खुशी रह रही है। ये सारी हकीकत खुलकर जब मनीषा के सामने आई तो उसका दिल टूटने लगा। उसे लगा था जैसे वो आखिरी सांस ले रही हो और कुछ देर बाद ही उसकी सांस थम जाएगी। वो दोबारा सांस नहीं ले सकेगी। मगर जब अपनी बेटी की दर्दनाक मौत देखी तो उससे बर्दाश्त ना हुआ। वो उन लोगों के सितम सह सह कर आज उसकी बेटी अंजलि मर चुकी थी, मगर जहर खाने पर मजबूर उसके पति ने ही उसे किया था। उसने चूहे मारने की दवा खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। मनीषा ने चीख चीख कर हर एक को असलियत बताई। कहने लगी कि मैं अंजलि की सास, ससुर और पति को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और फ़ौरन पुलिस को बुलाया गया और मनीषा ने सारी सच्चाई बताई। फ़ौरन कार्रवाई करते हुए उन्होंने अंजलि की सास, ससुर और पति को पकड़ लिया, जबकि अंजलि का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे अंतिम संस्कार दिया गया।
पहले पति और फिर इतनी तकलीफ़ों के बाद बेटी की शादी और आज बेटी का भी इतना दर्दनाक मौत मर जाना, सब याद करके बेचारी मनीषा तो धाड़े मार मार कर रो रही थी। आखिर उसकी मासूम बच्ची का कसूर ही क्या था जो इन ज़ालिमों ने उसके साथ ये सब कुछ किया था। जवान बेटी आज कब्र में उतर चुकी थी। मनीषा बेटी की कब्र से वापस घर आई तो खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। आज तक वो सब सह रही थी कि उसकी बच्ची उसके साथ है, मगर आज तो उसका आखिरी सहारा भी ख़त्म हो चुका था। उसके जीने का कोई मकसद ही ना रहा। 2 दिन यूं ही गुजर गए कि तीसरे दिन पड़ोस की औरत उसके घर आई। मालकिन ने पैगाम भिजवाया था कि आखिर मनीषा काम पर क्यों नहीं आ रही है, मगर जैसे ही वो घर में दाखिल हुई तो चीख मारकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर ली कि मनीषा ने खुद को पंखे के साथ लटका रखा है और पिछले 2 दिन से उसकी लाश यूं ही झूल रही थी। एक दफ़ा फिर पुलिस को बुलवाया गया। अब मनीषा भी इस दुनिया से जा चुकी थी। मोहल्ले वाले ने पैसे इकट्ठा करके मनीषा के अंतिम संस्कार किए, जबकि अंजलि की सास ससुर और पति को जमानत पर कुछ महीने बाद रिहा कर दिया गया। वो एक बार फिर अगले शिकार पर निकल चुके थे। ना जाने अब किसकी बेटी उनके चंगुल में फंसने वाली थी। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।